गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है एड हॉक जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक डॉर्मेंट प्रोविज़न है जिसका यूज़ अभी तक जो है वो बहुत ही कम किया जाता है या कभी किया ही नहीं जाता, जिसके अंदर जो है एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है, आर्टिकल 224A, उसका यूज़ करने का टाइम आ गया है। और उसके लिए कुछ गाइडलाइंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इशू किए हैं कि कब हम इसका यूज़ करेंगे। तो एड हॉक जजेस क्या होते हैं? 224A आर्टिकल जो है उसमें प्रोविज़न है कि इनकी अपॉइंटमेंट की जा सकती है। तो ये वो जजेस हैं जो जैसे रिटायर हो चुके हैं। तो क्योंकि अगर हाई कोर्ट में जजेस की वैकेंसी है और वो फिल नहीं हो पा रही है, तो जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको बुलाया जा सकता है टू सर्व एज जजेस। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट किसी भी स्टेट के वो कंसेंट ले सकते हैं प्रेसिडेंट का। और उसका जो है प्रेसिडेंट के कंसेंट के बाद जो है वो किसी भी जो है जो पर्सन को जो एक तरह से उसी हाई कोर्ट का जो है वो कभी जज रह चुका हो उसको, या फिर किसी और हाई कोर्ट का भी अगर जज रह चुका हो तो उसको अपॉइंट कर सकते हैं एज एन एड हॉक जज इन दैट स्टेट हाई कोर्ट। तो अब इशू क्या है? अब इशू ये है कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। उससे क्या है, ह्यूज वैकेंसीज आ चुकी हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। अब जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ की वजह से जो है हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है, हमको आर्टिकल 224A का ही जो है वो सहारा लेना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 57 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं और वैकेंसी लेवल जो है वो हाई कोर्ट्स में 40% तक पहुंच चुका है। 5 ऐसे हाई कोर्ट्स हैं जिसमें 54% जो टोटल ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं उसके 54% केसेस तो सिर्फ 5 हाई कोर्ट्स में ही हैं। क्या कोरिलेशन है वैकेंसीज और बैकलॉग ऑफ केसेस में? नो, इट्स नॉट द सेम ऑल द टाइम। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जो है वो वैकेंसीज और लार्ज बैकलॉग का केस जो है वो कोरिलेशन रहेगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया है कि मद्रास हाई कोर्ट जो है उसमें 5.8 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हैं लेकिन वैकेंसी सिर्फ 7% है। एज़ कम्पेयर टू कलकत्ता हाई कोर्ट, इसमें 44% जो है वो वैकेंसीज हैं लेकिन जो एरियर ऑफ केसेस है, जो बैकलॉग ऑफ केसेस है, वो सिर्फ 2.7 लाख है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज खाली हैं तो आपके पास बैकलॉग ऑफ केसेस भी बहुत ज़्यादा होगा। इट्स नॉट द सेम ऑल द टाइम, ठीक है। अब गाइडलाइंस क्या इशू की हैं कि कब आर्टिकल 224 का यूज़ करके एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की जाएगी। ये 4-5 गाइडलाइंस इशू की गई हैं। सबसे पहला तो ये देखा जाएगा कि अगर जो है वैकेंसीज 20% जो है सेंक्शन स्ट्रेंथ से ज़्यादा निकल गई हैं, तब जो है कोर्ट जो है वो आर्टिकल 224A का यूज़ कर सकता है, कोई भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, ठीक है। या फिर अगर 10% ऑफ बैकलॉग ऑफ जो केसेस हैं वो 5 साल से पुराने हैं तो भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर अब जो है फर्स्ट फर्स्ट जो ये जो कंडीशन है ये सेपरेट कंडीशन है। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो उसमें ये तीनों क्राइटेरिया ये दोनों क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए और थर्ड कंडीशन इज़ अ डिफरेंट कंडीशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी और ये सेकंड कंडीशन की जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं बता रहा हूँ कि 10% जो है वो बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस जो है वो 5 साल से पुराना हो अगर, तो जो है वो अपॉइंटमेंट हो सकती है एड हॉक जजेस की। या फिर कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी के जो है वो केसेस जो अगर 5 साल से पुराने हों या 5 साल से पेंडिंग पड़े हों तो भी जो है एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट जो है हाई कोर्ट करवा सकता है। फिर अगर रेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ केसेस जो है वो स्लो है एज कंपेयर टू रेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेश केसेस, मतलब कि केस नवे ज़्यादा आ रहे हैं और जो पुराने केस हैं वो कम रिजॉल्व हो पा रहे हैं, तो भी जो है एड हॉक जजेस की अपॉइंटमेंट का प्रोविज़न सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है। उन्होंने बोला है कि जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में एग्री हुआ था उसको फॉलो किया जाएगा वाइल अपॉइंटिंग दिस एड हॉक जजेस, ठीक है। और कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि ये कोई परमानेंट मेजर नहीं है कि हम हमेशा नहीं करने वाले, ये एक ट्रांजिटरी मेथडोलॉजी है जो कि रेगुलर जो अपॉइंटमेंट होती है उसको बिल्कुल भी जो है कंस्ट्रेन नहीं करेगी, उसको अफेक्ट नहीं करेगी। इसका तभी यूज़ किया जाएगा जब वैकेंसीज जो है वो हर ऑप्शन करके देख लिया अगर और जो है वैकेंसीज फिल नहीं हो रही, सिर्फ तभी जो है इस आर्टिकल 224 का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बैन ऑन डिजिटल करेंसीज। तो इंडिया कुछ अनऑफिशियल एस्टिमेट्स कह रहे हैं कि इंडियन इन्वेस्टर्स जो है उनके पास $1.5 बिलियन की ये डिजिटल करेंसीज पड़ी है, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं बेसिकली, वो
ऑलमोस्ट $1.5 बिलियन की उनके पास पड़ी है। तो अब ये न्यूज़ भी चल रही है कि आरबीआई जो है वो डिजिटल करेंसी के ऊपर काम कर रहा है और आने वाले टाइम में कुछ टाइम में जो है आरबीआई अपनी जो है डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर देगा। अब इश्यूज़ क्या हैं, वरीज़ क्या हैं, क्या टेंशन है लोगों को कि अगर इंडिया जो है, क्योंकि एक बिल जो है आपको पता है ना कि एक बिल आने वाला है क्रिप्टो करेंसीज़ को बैन करने का। तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर बैन हो गई करेंसीज़, क्रिप्टो करेंसीज़, तो जो लीगल स्ट्रक्चर जो बिल है उसके अंदर ऐसा प्रोविज़न भी होगा कि जिसमें डेक्लरेशंस देनी पड़ेंगी कि आपने आज तक कितनी क्रिप्टो करेंसी जो है वो होल्ड की है, कितनी अमाउंट की है। तो वो सारा जो है इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो वो ये इस डर को लेके बैठे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसे प्रोविजंस जो है वो उस बिल में आ सकते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी जो है वो नॉर्मल करेंसी से कैसे डिफरेंट है। अब जो हम मनी यूज़ करते हैं जिसको हम फिएट करेंसी कहते हैं। फिएट करेंसी क्या होती है? जिसको कोई गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, ठीक है। तो जो हम यूज़ करते हैं करेंसी, जो आपके पास नोट है, उसमें गवर्नमेंट की बैकिंग है, उसमें आरबीआई की बेसिकली बैकिंग है, ठीक है। तो उसको उसको हम कहते हैं फिएट करेंसी। लेकिन जो ये क्रिप्टो करेंसी होती है इसमें किसी गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं होती, इसमें ये फिएट नहीं होती है। ये एक तरह से इल्लीगल करेंसी, क्योंकि इसमें स्टेट की कोई बैकिंग नहीं है, कोई सोवरेन गारंटी नहीं है, तो इसलिए इसको हम इल्लीगल मानते। ऑफ कोर्स इंडिया में अभी इल्लीगल नहीं है, बट इसको क्योंकि स्टेट की रिकॉग्निशन नहीं है तो इसको हम जो है वो अभी सही नहीं मानते। ये करेंसी जो है वो लीगल करेंसी नहीं है, ठीक है। अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर कि नॉर्मल करेंसी जो है वो लीगल करेंसी होती है, वो फिएट करेंसी होती है, और जो ये क्रिप्टो करेंसी है इसमें कोई भी सोवरेन गारंटी नहीं है और इसकी कोई सोर्स वैल्यू भी हमें पता नहीं है, ठीक है। जो हमारी जो करेंसी होती है उसके पीछे कोई ना कोई, जैसे हमारे करेंसी में गोल्ड का जो है वो पीछे एक कमोडिटी होती है कि उसकी वैल्यू जो है, हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो गोल्ड से या फिर इन सम कंट्रीज यूएस डॉलर जो है वो सर्व करता है एज अ कमोडिटी या फिर एज अ वो बैकिंग देता है, सोर्स वैल्यू देता है करेंसी को। लेकिन इसके पीछे कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपकी जो वर्चुअल करेंसी है उसको आप लेके जाओ, अब इंडिया में तो ऐसा होएगा कि अगर आप अपनी करेंसी है उसको आप लेके जाओ तो आप उतना का गोल्ड ले सकते हो, गवर्नमेंट आपको उतने का गोल्ड दे देगी क्योंकि उसकी वैल्यू है। लेकिन आप अपनी क्रिप्टो करेंसी किसके पास लेके जाओगे इन केस अगर आपको वो इन कैश कराना है और सारे लोगों ने उसको लेने से मना कर दिया है? तो आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, कोई उसके पीछे सोर्स वैल्यू ही नहीं है, तो आप उसको कैसे जो है वो एक तरह से ट्रस्ट कर सकते हो। अब इन रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है? मनी लॉन्ड्रिंग का में यूज़ किया जा सकता है इसका, टेररिज्म फाइनेंसिंग में यूज़ किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी का, इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है वो इसको बैन कर रही हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि मार्केट मैनिपुलेशन भी की जा सकती है इससे, क्योंकि इसके जो रेट हैं वो आपको पता है ना, कितनी ज़्यादा एकदम से ऊपर चले जाते हैं और कितने ज़्यादा एकदम से नीचे आ जाते हैं, और कोई जो है लेजिटिमेट सोर्स नहीं हमें पता है कि कैसे जो है वो इसकी करेंसी के वैल्यूज जो है वो ऊपर नीचे हो रही हैं क्रिप्टो करेंसी की, ठीक है। तो मार्केट मैनिपुलेशन, वॉलिटिलिटी आने का बहुत ज़्यादा चांस है। अब प्रपोज्ड लॉ क्या है हमारा? क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, जो कि अभी बजट सेशन में आना था लेकिन आ नहीं पाया बिकॉज इसके ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं। तो इसके अंदर कहा जा रहा है कि ये सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर देगा और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेके आएगा जिससे कि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो है हमारा आरबीआई निकाल सके, ठीक है। अब उसके अंदर कहा जा रहा है, जो डिस्कशंस चल रही हैं, कि 3 से 6 महीने का एग्जिट पीरियड दिया जाएगा। जो भी इन्वेस्टर्स जो अभी तक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनको 3 से 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि वो अपनी जो है क्रिप्टो करेंसीज जो है वो छोड़ दें और नॉर्मल जो है वो हमारी, अगर उनको चाहिए तो वो हमारी इंडिया की डिजिटल करेंसी जो आरबीआई इशू करेगा उसको परचेज कर सकते हैं। अब आरबीआई की जो डिजिटल करेंसी है उस पर क्या प्रोग्रेस चल रही है? तो आरबीआई ने कहा है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, जिसको हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, उसी के बेसिस पर जो है वो अपनी करेंसीज को निकाल रहे हैं। और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज को कहा जाएगा, जितने भी ये जो भी करेंसीज निकालते हैं, जो जैसे चाइना निकाला है, चाइना ने भी अपनी डिजिटल करेंसी निकाली है, तो उसको भी सेंट्रल बैंक द्वारा इशू किया गया, तो उसको हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहते हैं। एक सर्वे कराया गया था बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा, और उन्होंने उसमें कहा गया था कि 80% जो हैं सेंट्रल बैंक्स वो ये कह रहे हैं कि वो एक डिजिटल करेंसी निकालने के फेवर में है और वो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आरबीआई जो है वो उसने एक बार क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एक तरह से कंसर्न शो किया था और कहा था कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करने में इसका यूज़ किया जा रहा है और ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर एक थ्रेट है। 2018 में आरबीआई ने सारे कमर्शियल बैंक्स को भी मना कर दिया था कि आप क्रिप्टो करेंसीज जो है उसमें जो लोग डील कर रहे हैं उनको सर्व मत करो, और
हम अगर डिजिटल करेंसी निकालेंगे सिर्फ उसी के ही साथ आप डील कर सकते हो। लेकिन मार्च 2020 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इस बैन को, जो आरबीआई ने बैन लगाया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के इसको स्ट्रक डाउन कर दिया और कहा कि आपने पहले, जब तक आप क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में इलीगल डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक आप जो है ऐसा बैन कैसे लगा सकते हो बैंक्स के ऊपर। तो अब बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसीज में डील कर रहे हैं, ये सारे नाम दिए हुए हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको थोड़ा सा एक आइडिया के लिए ये शेयर किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा जो है इशू है वॉलेटिलिटी एंड प्राइसेस। तो आपको पता है बिटकॉइन के प्राइसेस कभी कितने हाई चले जाते हैं, कभी कभी कितने लो हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज के जो प्राइसेस हैं वो बहुत वॉलेटाइल हैं और इसीलिए वो कभी भी फिएट करेंसी नहीं बन सकती, वो कभी भी गवर्नमेंट जो है उसकी मतलब लोगों में एक्सेप्टेबल करेंसी वो कभी नहीं बन सकती। क्यों? एक तो उसके पीछे कोई गोल्ड या कोई कमोडिटी की बैकिंग भी नहीं है। दूसरा, अब उसका डिमांड इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, इसलिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जिस दिन उसकी डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी या उसकी डिमांड कम जो है वो बिल्कुल नीचे गिर जाएगी तो उसके प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएंगे और उसके पीछे कोई बैकिंग ऑफ गोल्ड या कमोडिटी भी नहीं है, तो फिर जो लोगों को लॉस होगा वो बहुत ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्वामित्व स्कीम। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो 24 अप्रैल को, आज मतलब बेसिकली नेशनल पंचायती राज डे के दिन 4.09 लाख प्रॉपर्टी ओनर्स को ई प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो इशू करने वाले हैं। तो पंचायती राज दिवस देख लेते हैं हम क्या है। इसी दिन 24 अप्रैल 1993 के ही दिन ही जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है उसको वो इन्फोर्स हुआ था। ठीक है, तो 24 का जो अप्रैल है उसी दिन हम पंचायती राज दिवस इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं। 2010 में सबसे पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था और उसके बाद से हर साल इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस साल जो है वो 12th पंचायती राज दिवस को सेलिब्रेट किया जाएगा। स्वामित्व स्कीम क्या है? ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरी या सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज जो है वो इंप्लीमेंट करती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसको इंप्लीमेंट कर रही है और ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देने का काम कर रही है स्कीम विलेज हाउस होल्ड ओनर्स को। अब याद रखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड का जो है वो इसके अंदर जो है वो पॉइंट डाल सकते हैं। नो, एग्रीकल्चर लैंड के लिए नहीं दे रहे हैं ई प्रॉपर्टी कार्ड्स, हाउस होल्ड के लिए दे रहे हैं। घर के उनके जो है वो ई प्रॉपर्टी का कार्ड उनको मिल रहा है। तो ये 2020 से 2024 तक की चलाई जाएगी ये स्कीम, जिसमें 6.62 लाख विलेजेस जो हैं वो कंट्री के कवर किए जाएंगे। शुरू में सिर्फ 1 लाख विलेजेस जो हैं कंट्री के, इन स्टेट्स के, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड ऑल दैट, डीज के जो इन स्टेट्स के जो हैं विलेजेस को कवर किया जा रहा है। और इसकी ज़रूरत क्यों थी? ताकि रूरल प्रोडक्टिविटी और इनकम्स को इंक्रीज़ किया जा सके। डिजिटाइजेशन हमने एग्रीकल्चर लैंड की तो कर दी थी, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है, ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो है उसकी डिजिटाइजेशन होना भी बाकी था, इसके लिए ही जो है ये स्कीम निकाली गई है। अब डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड से हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है उसको बहुत अच्छी स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन दे दी, लेकिन कोई प्रॉपर्टी के केसेस में कोई ऐसे डिजिटाइजेशन हुई नहीं थी, तो हम उसके बेसिस पर कोई जो है वो स्कीम नहीं निकाल पाए क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं था। प्रॉपर्टी टैक्स जो है, जो जैसे प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पर जो है उसकी कलेक्शन भी नहीं हो पाती है बिकॉज कोई हमारे पास डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं था, ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है। अब इस स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है? सारी की सारी रूरल प्रॉपर्टीज़ का ड्रोन्स के द्वारा और जीआईएस बेस्ड मैप्स के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो काम कर रहा है इसके ऊपर। फिर टोपोग्राफिकल मैपिंग, सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ किया जा रहा है, ड्रोन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया जा रहा है और ये सारे जो है विलेजेस में इसको टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो है वो एक तरह से मैपिंग की जा रही है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है स्कीम की? ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस पता लगेंगी हमें लैंड पार्सल्स में। अगर समझ लो कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो उसके पास डिजिटल आइडेंटिटी होगी, डिजिटल कार्ड होगा उसके पास, उसकी हाउस होल्ड का जो प्रॉपर्टी का एक तरह से उसके पास प्रूफ डिजिटल फॉर्मेट में होगा। कोई लैंड सप्लाई के कंस्ट्रेंट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो हमको क्लियर टाइटल जब है तो डिस्प्यूट भी कम हो जाएंगे, पता लग जाएगा कि किसके नाम पर ये घर है। ठीक है, तो सबको जो है डिजिटल जब फॉर्मेट में आ जाएगा तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स भी कम हो जाएंगे। और 36% अभी कहा जाता है कि फार्मर्स जो है वो लैंडलेस है, 56% जो है वो मार्जिनल लैंड ओनर्स हैं। और अभी वो अपनी एग्रीकल्चर जो करते हैं उसके ऊपर उनको अगर लोन लेना होता है तो उनके पास मुश्किल होती है, उनके पास क्योंकि कोई अपनी प्रॉपर्टी दिखाने को नहीं होती। तो जब उनको ये डिजिटल कार्ड्स मिल जाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी की जो है वो एक आइडेंटिटी आ जाएगी, तो उनको क्रेडिट मिल पाएगा, इंश्योरेंस मिल पाएगी और सपोर्ट सर्विसेज मिल पाएगी। फिर बैंक्स जो हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी, उनको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाना पड़ेगा, वो इन प्रॉपर्टी कार्ड्स के बेसिस पर उनको लोन दे सकेंगे।
और हमारी जो पीएम किसान या फसल बीमा योजना, ऐसी ऐसी जो स्कीम्स चल रही हैं, उसको और एक्सपेंड कर सकेंगे। उसको हम प्रॉपर्टी, जो हमारी हाउस होल्ड प्रॉपर्टी है, उसकी कैटेगरी में भी डाल सकेंगे। और हम इन स्कीम्स को जब एक्सपेंड करेंगे तो रूरल एरियाज़ में इनकम सपोर्ट अच्छी तरह से दिया जा सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। तो 5th सेशन जो है वो CCSCH का जो है वो अभी कंडक्ट किया गया अंडर CAC, कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के अंदर। और इंडिया जो है उसने उसको होस्ट की तरह सर्व किया है। और स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो सेक्रेटरीट है इस कमेटी का, ठीक है। CCHSCH का जो है वो सेक्रेटरीट जो है वो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का ऑफिस ही माना जाता है। तो CCSCH जो है उसको 2013 में बनाया गया था और ये वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स बनाता है स्पाइसेस और culinary हर्ब्स के लिए। और इंडिया इसकी होस्ट कंट्री है। स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो इसका सेक्रेटरीट है। बेसिकली इसका मोटिव क्या है कि ग्लोबल कोड्स बनाना, स्पाइसेस और हर्ब्स के लिए स्टैंडर्ड्स बनाना, तो ये इसका मेन मोटिव है। तो हम CAC भी देख लेते हैं। CAC एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि UN के FAO और WHO के जो है जॉइंट फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम के अंदर इसको बनाया गया है। और इसका सेक्रेटरीट जो है वो FAO का हेडक्वार्टर जो है रोम में, वहाँ पर लोकेटेड है। तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, ऑटोनोमस बॉडी है। और ये हमारे जो स्पाइसेस हैं 52 शेड्यूल्ड स्पाइसेस और डेवलपमेंट ऑफ कार्डमम, ठीक है, उसके लिए ही जो है इसको, इसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए इसको बनाया गया है। ये इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, ये आप इसमें PDF में पढ़ लेना, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे, वील मीट ऑन मंडे नाउ। सो गुड बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।